आज मैं आपको बाइसन की कहानी सुनाता हूँ। बाइसन मूल रूप से एक अमरीकी भैंस है, लेकिन ये भारतीय भैंस से बिल्कुल अलग होती है। यह बहुत ही बड़े आकार की होती है, व्यापक होती है, बहुत भारी होती है और इसमें एक बहुत ही स्पष्ट कूबड़ होता है। इसका जो फर होता है वो गहरे भूरे रंग का होता है। ये जो बाइसन है ये घास और आसपास की पत्तियों को पसंद करते हैं, लेकिन वह टहनियों को भी खा लिया करते हैं। बाइसन हमेशा 18वीं शताब्दी में या उससे पहले झुंड में चला करते थे और मौसमी बदलाव के साथ पलायन किया करते थे। वे सर्दियों में दक्षिण की ओर बढ़ते थे और गर्म मौसम होने पर उत्तर की ओर लौट आते थे। उनके भारी वजन के बावजूद वे बहुत ही फुर्तीले और तेज़ थे और उनकी गति जो है वो करीब करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। बाइसन मूल रूप से अमेरिकी जनजातियों के बीच में काफ़ी पवित्र जानवर के रूप में माने जाते थे और बेसिकली अमेरिकन इंडियंस के बीच में वो एक धार्मिक प्रतीक भी थे। बाइसन सदर्न प्लेन के कैंसस और ओक्लाहोमा के जो मैदान हैं वहाँ पर बड़े लोकप्रिय प्रतीक भी हैं। आज भी सदर्न स्टेट्स में बाइसन प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कई तो दक्षिणी राज्य ऐसे भी हैं जो बाइसन को अपने आधिकारिक राज्य के प्रतीक के रूप में अपनाते हैं। कई खेल टीमें ऐसी आपको मिलेंगी जो बाइसन को अपने शुभंकर के रूप में उन्होंने चुना है। सो रग्बी टीम एक कुछ ऐसी है जो उसमें बाइसन के आइकन्स यूज़ किए गए हैं। कनाडा में तो बाइसन मैनिटोबा प्रांत का एक आधिकारिक जानवर है और मैनिटोबा ध्वज पर भी दिखाई देता है। 19वीं सदी के मध्य आते आते बाइसन की आबादी तो पहले बहुत ज़्यादा थी अमेरिका में, लेकिन मध्यकाल आते आते 19वीं शताब्दी का मध्यकाल आते आते उनकी गिनती में कमी आने लगती है और 19वीं शताब्दी के अंत में वे लगभग विलुप्त हो जाते हैं। आइए समझते हैं कि इनके विलुप्त होने के कारण क्या थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरो अमेरिकन्स जो हैं वो खासकर अपने पूर्वी क्षेत्र में, अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है, कोस्टल एरिया में सेटल हुए थे। लेकिन धीरे धीरे उनका एक्सपेंशन पश्चिम की तरफ हुआ था, यानी अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा है, और ख़ासकर जब उस पश्चिमी हिस्से को अमेरिका ने फ्रांस से खरीद लिया था, जिसको कि लुइसियाना परचेज के नाम से जानते हैं। इस एक्सपेंशन के बाद इन यूरो अमेरिकन्स ने बाइसन का बहुतायत में वध किया। उनके मांस और खाल की व्यावसायिक बिक्री उन्होंने शुरू की और उसके लिए उसका शिकार करना शुरू किया। 1860 के दशक में तो जो ग्रेट प्लेन इलाके में रेल मार्ग बन रहे थे, उस समय कई बाइसन्स को मारा गया। एक शिकारी उस समय का है, 1867-68 में, वो बताता है कि विलियम कोडी नाम का वो शिकारी था। वो बताता है कि उसने खुद 4200 के करीब बाइसन्स को मारा था ताकि वो रेल निर्माण में काम कर रहे श्रमिकों को इन बाइसन्स का मांस खिला सके। लेकिन इन सबों के अतिरिक्त
जो बाइसन की संख्या कम होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो कई इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा है और वो कहते हैं कि इसका राजनीतिक उद्देश्य था। वो कुछ इस तरह है कि यूरो अमेरिकन्स नहीं चाहते थे कि जो अमरीकी भारतीय हैं वो अपने पुरानी व्यवस्था में, पुराने घुमक्कड़ जीवन में अपना निर्वाह करें, और वे चाहते थे कि उनके द्वारा स्थापित जो कृषि पद्धतियां हैं उसको भारतीय अपनाएं। इसके लिए ये जरूरी था कि जो उनके निर्वाह के साधन थे, जैसे बाइसन एक बहुत बड़ा निर्वाह का साधन था, उनसे उनको वंचित कर दिया जाए। इसके परे एक अन्य इतिहासकार हैं एंड्रयू आइजनबर्ग। इन्होंने बड़ी अद्भुत बात बताई है बाइसन के बारे में अपनी पुस्तक दी डिस्ट्रक्शन ऑफ बाइसन में। वो कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में बाइसन के जनसंख्या कम होने का जो मुख्य कारण था वो खाल का व्यावसायीकरण था, यानी बाइसन के खालों के लिए उन्हें मारा जाता था। हालांकि आइजनबर्ग बाइसन के विलुप्त होने में यूरो अमेरिकन की जिम्मेदारी को अलग नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि वो जिम्मेदार थे, लेकिन उनका साथ साथ ये भी कहना है कि जब यूरो अमेरिकन्स के द्वारा आर्थिक आक्रमण हुए, यानी उस ग्रेट प्लेन इलाके में उनका एक्सपांशन होता है, तो जो खानाबदोश इंडियंस थे उनके लिए समस्या पैदा हो जाती है, और इस बात को यूरो अमेरिकन समझते थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि ये खानाबदोश इंडियन अब बाइसन के खाल के व्यापार में संलिप्त हो जाते हैं, यानी अब वो भी बाइसन का शिकार करने लगते हैं जिसको वो पहले पूजा करते थे। जॉन मैकनील ने तो यह सुझाव दिया है कि अपने एक लेक्चर में उन्होंने बताया है कि बाइसन की खाल का उपयोग उस समय औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक बेल्ट के रूप में किया जाता था। खासकर इंग्लैंड में जो कपड़ा उद्योग थे और बड़े बड़े लूम्स थे, उसमें बाइसन की खाल का इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये बाइसन की खाल जो है वो सबसे ज़्यादा लोचदार होती थी और सबसे बेहतर होती थी, इसलिए ये इतनी महंगी होती थी इंटरनेशनल मार्केट में। और इस कारण से इस बाइसन को यूरो अमेरिकन्स ने बहुत संख्या में ग्रेट प्लेन इलाके में मारा और उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई। 19वीं शताब्दी का अंत आते आते बाइसन की जनसंख्या बहुत कम हो गई और ये लगभग विलुप्त से हो गए। बाइसन का गायब होना कई बार जनजातियों के लिए तो कष्टदायक था, क्योंकि वो उससे कई मोरली अटैच थे और उनसे वो आइडेंटिफाई करते थे अपने आप को। लेकिन बाइसन जो इकोलॉजिकल बैलेंस था उस इलाके का, ग्रेट प्लेन एरिया का, उसमें वो एक अहम भूमिका अदा करता था। और इसी के कारण बाइसन की मृत्यु के बाद आप देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में जब डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं 1930 के आसपास, तो बाइसन के विलुप्त होने के का भी एक बहुत बड़ा कारण, यानी बाइसन के विलुप्त होने के कारण भी वो जो मैदान थे जिनको पूरी तरह से अब कृषि का क्षेत्र बना दिया गया था, क्योंकि अब बाइसन रह नहीं गए थे, तो ज़मीनें जो हैं वो मिट्टी जो है वो भंगुर हो गई, और जब तेज़ हवा चली तो वो मिट्टी आकाश में आ गई, जिसको हम डस्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। और 1930 का पूरा दशक डस्ट स्टॉर्म से ग्रसित हो गया। तो इस प्रकार मानव कृत्य से किस तरीके से एक जानवर एक जानवर विलुप्त हो सकता है, वो हम बाइसन के विलुप्त होने के केस से समझ सकते हैं।